हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस के चेंज होने का कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आप लेंथ को चेंज करते हैं, किसी कंडक्टिंग वायर की लेंथ को अगर आप चेंज करते हैं तो कितनी लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है, इस बात को आज हम समझेंगे और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उनको समझेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, टेम्परेचर एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस के क्या पैरामीटर हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर जहाँ पर डिपेंड नहीं करती है। आज हम लोग अगर हम लेंथ की वैल्यू चेंज करेंगे, किसी भी कंडक्टर की लेंथ चेंज करेंगे इन परसेंटेज, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू परसेंटेज में कितनी चेंज हो जाएगी। तो आज की जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से चेंज हो जाती है लेंथ को अगर चेंज होने से, अगर लेंथ चेंज करें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सभी एप्लीकेशन कांस्टेंट वैल्यू के लिए वैलिड है। ऐसा आप नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो लेंथ को हाफ कर दिया, डबल कर दिया, थिकनेस को हाफ कर दिया, डबल कर दिया, तो आप ऐसा कहेंगे कि जैसे मार्कर है 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, आप इसको 20 से कट कर देंगे, अब ये 2.5 बचेगा। नहीं, आपने लेंथ को तो चेंज कर दिया बट इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। आपको ऐसा काम करना है कि वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इनिशियल वॉल्यूम कंडक्टर का फाइनल वॉल्यूम कंडक्टर का इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे इस समय ये कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस वायर है, इस समय इसका जितना वॉल्यूम है, फिर इसको जब हम खींचेंगे इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। बाद का जितना वॉल्यूम होगा वो पहले वाले वॉल्यूम के इक्वल रहना चाहिए, तब ये एप्लीकेशन वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो ये जो आज की एप्लीकेशन है ये केवल कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर्स के कांस्टेंट वैल्यूम के लिए वैलिड है, मीन इनिशियल वैल्यूम जितना होगा वो फाइनल वैल्यूम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये वैलिड नहीं है। जैसे इनिशियल वैल्यूम को आप V1 लिख सकते हैं, फाइनल को V2 लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम पर आते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ को आप चेंज कर रहे हैं। कितनी चेंज कर रहे हैं? जैसे सपोज दैट आपके पास ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इसकी लेंथ सपोज दैट L1 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, थिकनेस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसकी जो वैल्यू है कुछ न कुछ है, सपोज दैट इसकी वैल्यू A1 है। अब जब इसकी लेंथ को आप चेंज कर देंगे, और वो भी परसेंटेज में आपको चेंज करना है, तो परसेंटेज में जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट तो सेम है, इधर से वैल्यू इसकी चेंज हो गई, और कितनी वैल्यू चेंज हो गई, कितने परसेंटेज चेंज हो गई, तो इतनी वैल्यू चेंज हो गई, डेल्टा L चेंज हो गई। अगर इसको मैं परसेंटेज में चेंज बताऊं तो मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह देता हूं कि 20% वैल्यू चेंज हो गई, माने लेंथ 20% चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया होगा। क्वेश्चन है आपके पास, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर is increase 20%, then calculate the value of resistance change in percentage। परसेंटेज में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज होगी। अब सीधी सी बात है
कि आपने लेंथ को इंक्रीज किया है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज लेंथ एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों ही एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये मालूम नहीं है कि हमने लेंथ को 20% इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस भी 20% इंक्रीज हो सकता है। रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितनी भी होगी इनिशियल वैल्यू उसी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लेंथ की इनिशियल वैल्यू आपको नहीं बताई, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, जितनी लेंथ होगी इनिशियल उसी में 20% मैंने इंक्रीज कर दिया। इसी तरह से रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इनिशियल, और जितनी इनिशियल वैल्यू होगी उसी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। कितने परसेंटेज रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा उसे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं इसकी फाइनल लेंथ देखता हूं तो फाइनल लेंथ हो जाएगी कुछ ना कुछ, सपोज दैट इनिशियल लेंथ L1 है तो फाइनल लेंथ में L2 लिख देता हूं। तो जो L2 है वो L1 की लेंथ का 20% और ज्यादा है, तो L1 तो है ये प्लस L1 का 20% और है, माने L1 तो है ही, इतनी लेंथ तो है ही है। फिर इसी में से 20% और ज्यादा है, L1 का 20% इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनिशियल वैल्यू में ही आप चेंज लाएंगे, तो जो फाइनल वैल्यू होगी लेंथ की वो L1 प्लस L1 का 20%। तो मैं इसे अगर कैलकुलेट करता हूं तो मैं लिखूंगा L2 इक्वल टू L1 प्लस इधर हो जाएगा 20 L1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 10 मीन L1 बाई 5 हो जाएगा, मीन L2 इक्वल टू L1 प्लस L1 डिवाइड बाई 5। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 5L1 प्लस L1 यानी 6L1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो L2 डिवाइड बाई L1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वैल्यू 6 डिवाइड बाई 5। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एप्लीकेशन केवल कांस्टेंट वैल्यू के लिए वैलिड है, तो फॉर कांस्टेंट वैल्यू of the conductor या रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर या कंडक्टर का जो वैल्यूम है वो कांस्टेंट है, मीन इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फाइनल वैल्यू, मीन A1 B1 इक्वल टू A2 B2 इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, इनिशियल जो वैल्यू होगी वैल्यूम की और फाइनल वैल्यू ये होगी। अब वैल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो लेंथ है और जो थिकनेस है दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लेंथ हमारे पास L1 है और थिकनेस A1 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ लेंथ L1 थिकनेस A1, फाइनल वाली लेंथ L2 थिकनेस A2 में क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप इधर से कैलकुलेट कर लेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू L2 बाई L1 इक्वल टू L2 बाई L1 की वैल्यू है 6 बाई 5, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। अब हमारे पास रेजिस्टेंस की कोई दूसरी वैल्यू है उसको यूज करेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस में चेंज कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है। अगर मैं फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट करता हूं, फॉर फर्स्ट केस तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस R1 बिकॉज इनिशियल लेंथ आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस R1 था, रो L1 डिवाइड बाई A1, एंड सेकंड केस के लिए फॉर सेकंड केस R2 इक्वल टू रो L2 डिवाइड बाई A2। ये हो गए इक्वेशन फर्स्ट, और ये सेकंड। आप दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे, जैसे ही आप दोनों इक्वेशन का डिवाइडेशन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू रो L2 डिवाइड बाई A2 डिवाइडेशन रो L1 डिवाइड बाई A1 और यहाँ से आप रो से रो कैंसिल आउट कर देंगे, L2 बाई L1, और थोड़ा सा इसे और कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसे लिखूंगा, ये हमारे पास वैल्यू बनकर आ जाएगी, ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1, इधर हो जाएगा A1 डिवाइड बाई A2 हो जाएगा, और L2 बाई L1 की वैल्यू वही है जो A1 बाई A2 की है, यानी 6 बाई 5 हो जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ
R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 6/5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी 6/5 है, तो R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो ये आ गया। अब रेजिस्टेंस में आपको चेंज लाना है, कितनी वैल्यू चेंज होगी, चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। इन परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना है, तो R2 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 ये वैल्यू लिखेंगे। रेजिस्टेंस में जब वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, परसेंटेज में रेजिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज हो रही है, तो आप ये लिखेंगे R2 बाई R1 इसकी वैल्यू 36 डिवाइड बाई 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 है। और आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर जाएगा 36 माइनस 25 इधर हो जाएगा 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 100 और इधर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। और इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो शायद ये 11 आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 4 तो हो जाएगा 44%। इतनी वैल्यू रेजिस्टेंस की इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी बिकॉज लेंथ इंक्रीज हो रही थी। लेंथ इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एक दो प्रॉब्लम मैं आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह की एक दो प्रॉब्लम अपने मन से कैलकुलेट करें। अगर आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने 10% या 15% जितने परसेंटेज 15% आपने लेंथ को डिक्रीज कर दिए तो रेजिस्टेंस भी 15% डिक्रीज हो, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने 10% लेंथ को इंक्रीज किया है तो जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस भी 10% इंक्रीज होगा, ये कोई जरूरी नहीं, बट इंक्रीज होगा बिकॉज लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो ये कंपलसरी है कि इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगा। कितने अमाउंट का होगा वो तो एप्लीकेशन को कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा। एक दो एप्लीकेशन मैं आपके लिए देता हूं और आप उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कैलकुलेट करने का सेम मेथड यही है, सेम प्रोसेस है, और ये सभी एप्लीकेशन फॉर कांस्टेंट वैल्यूम के लिए वैलिड है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो कंडक्टर से उस कंडक्टर का जो इनिशियल वैल्यूम है वो फाइनल वैल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। आप कट नहीं करेंगे या जोड़ेंगे नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं कि लेंथ को इंक्रीज करना है तो लेंथ को इंक्रीज तो कर देंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये वायर है और ये वायर दोनों को जोड़ दें तो लेंथ इंक्रीज हो गई, नहीं, लेंथ इंक्रीज तो हो गई बट थिकनेस वही है। लेंथ इंक्रीज करने का मतलब उसी वायर को पकड़कर खींचना, तो थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करें तो थिकनेस को डिक्रीज होना चाहिए, और दोनों की जो मल्टीपल वैल्यू है जिसे आप वैल्यूम कह रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट फॉर दिस एप्लीकेशन ऑफ द वैल्यूम। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, वैल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये एप्लीकेशन ही वैलिड नहीं है। अब अगली प्रॉब्लम आपके लिए, आप उसे कैलकुलेट करेंगे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर से डिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इसी तरह की बातें। एग्जांपल सेकेंड आपके लिए, अगर मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता हूं, या मान लेते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, आर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, सपोज दैट 1.5%, तो आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1.5% डिक्रीज हो गई तो लेंथ कितने परसेंट डिक्रीज होगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ डिक्रीज इन परसेंटेज। लेंथ की वैल्यू, जो भी लेंथ की वैल्यू कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी अगर आप रेजिस्टेंस को इतने परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं। एक अगली प्रॉब्लम वो भी आपके लिए। एग्जांपल थर्ड, अगर मैं इफ लेंथ मैं इंक्रीज कर देता हूं 2.5%,
2.5% मैं लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी? रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितने परसेंटेज इंक्रीज हो गई? ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का सेम मेथड है, इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अगली प्रॉब्लम मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरह की 5-7 न्यूमेरिकल या कम से कम 4 एप्लीकेशन, 4 न्यूमेरिकल आपके लिए, जो आप इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इक्वल टू 100 ओम है, 100 ओम। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ है 150 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं और लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज करने के बाद की जो लेंथ होती है वो हो जाती है 300 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? अब आपको कैलकुलेट ये करना है और ये देखना है कि लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है। अगर इसमें लेंथ को डिक्रीज कर देते तो फिर किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते? एक एप्लीकेशन आपके लिए, फाइनल एप्लीकेशन, एग्जांपल 5। हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सपोज दैट मैं 25 ओम लिख देता हूँ और अगर इसकी लेंथ L सेंटीमीटर है तो मैं ऐसा काम कर देता हूँ कि इसकी लेंथ मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इंक्रीज करने से जो नई लेंथ आ जाएगी वो पुरानी वाली लेंथ का 7 टाइम्स होगी, 7L हो गई। यानी पुरानी वाली लेंथ है L सेंटीमीटर, तो नई वाली लेंथ पुरानी वाली लेंथ का 7 टाइम्स है। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ये आपके लिए लास्ट प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर मैं और आपके लिए एक प्रॉब्लम देता हूँ, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, कोई मटेरियल हो गया, इसकी लेंथ या थिकनेस मैं कह देता हूँ कि A सेंटीमीटर स्क्वायर है इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.55 ओम है। लेकिन जब आप इसी को इस तरह से बना देते हैं, इसकी थिकनेस को आप इंक्रीज कर देते हैं, थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे तो 4 टाइम्स आप इंक्रीज कर देते हैं, यानी इसका 4 टाइम्स, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? जो न्यू रेजिस्टेंस होगा इसका वो कितना होगा जब आप इसको चेंज कर देंगे? मटेरियल यही है और आप इन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। किस तरह से कैलकुलेट होंगे उनके लिए फार्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जब आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जो थिकनेस होगी वो डिक्रीज होगी और उस समय का जो न्यू रेजिस्टेंस फार्मूला होगा वो n स्क्वायर मल्टीप्लाई r होगा। इसका उल्टा देखते हैं, अगर आप लेंथ को डिक्रीज करते हैं, लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो थिकनेस इंक्रीज होगी, तो जो न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा वो होगा 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाई r होगा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। लेंथ को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना या डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन बन सकती हैं और बनाई जा सकती हैं। लेकिन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने का जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, वो यही है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो बाकी के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप आसानी से इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एक मुश्किल भरा एक टॉपिक रहेगा, लेकिन आप इसे ट्राई करें, इजी है। कंसेप्ट सीखें और कंसेप्ट सीखेंगे तो आप न्यूमेरिकल को हैंडल कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू को रजिस्टर करें। जब न्यूमेरिकल को पढ़ें तो ठीक से न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का एक इजी सा मेथड जो आपको मैं आज बता रहा हूँ,
आप किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी टॉपिक, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल को जब आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इस हिसाब से नहीं कि आप उसे बिल्कुल राइट ही कैलकुलेट करें, बिल्कुल उसका सही आंसर निकालें, बल्कि इसलिए उसे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि उसमें आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है। अगर मान लेते हैं आपसे गलत हो गया तो गलत ही होगा, कोई नुकसान थोड़ी होगा, कोई बम थोड़ी फूटेगा, नुकसान थोड़ी होगा, भाई गलत ही हुआ, अगली बार सही हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ें तो न्यूमेरिकल को पढ़ते समय उसमें गिवन वैल्यू को माइंड में रजिस्टर करते जाएं कि ये वैल्यू हमें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और जो वैल्यू गिवन है उसका सिंबल क्या है, उसकी यूनिट क्या है। अगर वो एसआई यूनिट में नहीं गिवन है तो उसे आप चेंज करें, एसआई यूनिट में लाएं। फिर कौन सी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उसको माइंड में रजिस्टर करें, और जो गिवन वैल्यू है, जो कैलकुलेट होने वाली वैल्यू, दोनों में क्या रिलेशन है, कौन सा फार्मूला इसमें यूज हो सकता है और उस फार्मूले का यूज करें। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ते समय एक डायग्राम माइंड में बनाएं। अगर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनना है तो डायग्राम बनाते समय या बनने के बाद आप न्यूमेरिकल की 50% प्रॉब्लम को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करें और रटकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो फिर वो मुश्किल बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है, और फिर इसमें आप बहुत अच्छा कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये आपके लिए कठिन है। तो मेरे लिए आपके लिए मेरी एक यही सलाह है कि आप उसको ठीक से समझें और उस प्रॉब्लम को ठीक से समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं।